गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग मटेरियल कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि मटेरियल कॉस्ट व्हेन एवर आ कंपनी प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ द प्रोडक्शन, देन टाइप ऑफ द मटेरियल परचेजिंग बाय कंपनी एंड स्टोर्ड इन द कंपनी के अंतर्गत हम किसी प्रकार का जो भी माल आता है उसे स्टोर करते जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जितना भी हम माल खरीद रहे हैं उस माल के संबंध में हमें कितना स्टॉक का लेवल रखना चाहिए। स्टॉक का लेवल का अर्थ होता है कि जैसे हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 1000 के लिए जितना भी हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही खरीदना है, उससे ज़्यादा नहीं खरीदना है। उससे ज़्यादा खरीदेंगे तो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज एंड वॉचिंग एक्सपेंसेज एंड गोडाउन एक्सपेंसेज, ये सब कुछ बढ़ जाते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बढ़ जाता है यदि हम लोन लेकर के या पैसा उधार लेकर के वस्तु को खरीदते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना पड़ता है कि जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए हमें कितना स्टॉक की ज़रूरत है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जितना भी स्टॉक का हमें ज़रूरत है वह क्या हमारे पास गोडाउन में हमेशा बनी रहेगी या हम समय समय पर उससे संबंधित जो रॉ मटेरियल है वह खरीदते रहें। जैसे मैं आपको उदाहरण तौर पे बता रही हूँ कि हमें 10,000 टेबल्स बनानी है तो 10,000 टेबल हम 2 दिन में या 5 दिन में या 1 महीने में नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये टेबल प्रोसेसिंग वर्क अगर 3 महीने या 6 महीने चल जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 टेबल के लिए जो 2 फीट या 3 फीट लकड़ी पर टेबल के लिए चाहिए तो इतना स्टॉक हम एक साथ ना खरीद करके और उसके स्थान पर थोड़ा थोड़ा खरीदें। लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाए और स्टॉक ख़त्म होने के बाद में हमारा कार्य जो है वह निरंतर नहीं हो पाए या हमारा प्रोडक्शन रुक जाए। तो अगर प्रोडक्शन रुक जाता है तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ स्किलनेस की बात उजागर करता है। तो हम ये कहें कि हमें जो मटेरियल है उसके लिए किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके लिए जो आपको मेथड दिए हुए हैं कि हाउ टू बी कंट्रोल एंड स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, तो उसमें पहला मेथड दे रहा है मिनिमम स्टॉक लेवल। मैं आप लोगों को पहले ये पूरी बात समझाऊँ उससे पहले एक छोटा घर का उदाहरण ही समझाती हूँ कि यदि हम एक गैस सिलेंडर लेते हैं और एक गैस सिलेंडर हमारे घर में 1 महीना चलते हैं, 30 दिन चलता है। तो 30 दिन चलने का मतलब है कि हमें कम से कम 5 दिन पहले इसके लिए 5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले हमको ये वापस बुक करवाना आवश्यक हो जाता है। बुक करवाना आवश्यक इसलिए क्योंकि 5 दिन या 1 हफ्ता हम मिनिमम मान रहे हैं कि ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है। तो अगर उससे पहले ख़त्म हो जाता है तो आपके पूरा घर का जो कार्य होगा वह अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम टाइम पीरियड ले लेते हैं। उसी प्रकार से मैक्सिमम टाइम का अर्थ होता है कि हमारा कम से कम 30 दिन चलेगा। तो 30 दिन के बाद में 31 दिन भी चल सकता है, 32 दिन, लेकिन हम उसको 30 दिन मानते हुए सिलेंडर अपने यहाँ पर स्टॉक रखेंगे। इसी प्रकार से रीऑर्डर हम कब करें। जैसे हमें लग रहा है कि 5 दिन ही हमारे गैस सिलेंडर ख़त्म होने में समय है तो हम क्या कर देंगे, 10 दिन बचेंगे, मतलब 30 दिन में से 20 दिन तो कंजप्शन कर लिया और 10 दिन बचेंगे, तभी से हम ऑर्डर कर देंगे कि हमारे पास स्टॉक में गैस का सिलेंडर होना चाहिए। क्योंकि अगर 10 दिन 12 दिन पहले करेंगे तभी 2-3 दिन या हफ्ता भर आने में, डिलीवरी होने में लगेगा, तो हो सकता है कि वह मैक्सिमम टाइम को भी कवर कर ले। तो मतलब मैक्सिमम टाइम का भी और शॉर्ट हो जाए। कहने का अर्थ है मैं हफ्ता भर या 5 दिन मान रही हूँ और अगर सिलेंडर आने में हमने 10 दिन पहले सिलेंडर बुक करवाया है और सिलेंडर आने में 8 दिन लगे, तो हमारे क्या है कि केवल 2 दिन ही बचेंगे। तो ये जो 2 दिन बचते हैं ना, इसको हम कहते हैं डेंजरस पीरियड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक सिलेंडर के आधार पे या आटे का पीपा पिसवा देते हैं, वह कितने समय चलता है, उसके बाद में वापस कब पिसवाना है, कब ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमें डर लगने लगता है कि आटा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है या गैस बिल्कुल ख़त्म, तो उसको डेंजरस
कंडीशन कहते हैं। तो उसी आधार पे है ना, मैं आप लोगों को जो स्टॉक में माल पड़ा है या स्टोर में माल पड़ा है उसके संबंध में आपको स्टॉक लेवल बता रही हूँ। पहला है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का मीनिंग है कि हमारे पास कम से कम हमेशा अनवरत कार्य चलता रहे, मतलब रेगुलर कार्य चलता रहे, तो कम से कम स्टॉक कितना होना चाहिए। जैसे 30,000 फीट लकड़ी हमें चाहिए, तो 30,000 में से कम हमारे पास 500 स्क्वायर फीट लकड़ी पड़ी रहे, तो ये मिनिमम स्टॉक लेवल है। क्योंकि उसके बाद हम 500 के बाद में हम वापस रीऑर्डर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में समय 500 स्क्वायर फीट लकड़ी ख़त्म होगी, उससे पहले हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, माल आ जाना चाहिए। तो ये मिनिमम स्टॉक लेवल का रहेगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का अर्थ होता है कि हमें 10,000 टेबल बनानी है और 3 फीट हमें लकड़ी की ज़रूरत है, तो हम 30,000 स्टॉक लेवल मान सकते हैं। लेकिन इसके लिए 30,000 ना होकर के वह 32,000 स्क्वायर फीट होगा, कारण कि हमने 3 फीट जो लिया हुआ एग्जैक्ट क्वांटिटी ली है। यदि हमारा अनस्किल लेबर आ जाता है या अन्य किसी कारण से वह लकड़ी एवोपरेट हो जाती है या अन्य किसी कारण से लकड़ी कहीं कहीं बीच में ख़राब निकलती है, तो वेस्टेज भी निकल सकता है। तो हम मैक्सिमम लेवल हमारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे 2 या 3 हज़ार स्क्वायर फीट हम ज़्यादा मांगेंगे। 30,000 की जगह पे हम 32,000 स्क्वायर फीट मांगेंगे। रीऑर्डर लेवल मैंने अभी बताया था कि हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल आता है, उससे पहले ही हम क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे। क्योंकि मिनिमम स्टॉक का मतलब है कि माल लगभग ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मिनिमम स्टॉक के बाद में डेंजरस स्टॉक लेवल की स्थिति आती है। तो मिनिमम स्टॉक आए उससे पहले ही हमें रीऑर्डर स्टॉक लेवल फॉलो करना चाहिए। फिर आपको दे रहा है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का मीनिंग होता है कि जितना भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल है और मिनिमम स्टॉक लेवल है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए। क्योंकि एवरेज का मीनिंग ये होता है कि हर चीज़ का हाफ कर दीजिए। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल का एवरेज निकालना है। नेक्स्ट आपको मैंने अगला हेडिंग दिया है अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर कंप्यूटेशन स्टॉक लेवल। मतलब मेन तो हमारे ये 4 या 5 फार्मूले हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सूचनाएं अवेलेबल नहीं हों तो हमें अल्टरनेटिव फार्मूले का यूज करते हुए स्टॉक लेवल फाइंड आउट करना पड़ता है। और उसके लिए आपको मेन ये देखना है कि हमारी यूजेज रेट क्या है, हमारी लीडिंग टाइम क्या है, माल आने का समय क्या लगता है, डिलीवरी समय क्या लगता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो इससे पहले अल्टरनेटिव फार्मूला समझें, उसके पहले मैं आपको जो मैंने मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताए थे उसको थोड़ा समझा रही हूँ। फार्मूले भी दिए मैंने। मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला दे रहा है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। आपको ये क्वेश्चन में मिलेगा कि नॉर्मल कंजप्शन क्या है और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्या है। इन दोनों को आपस में मल्टीपल करोगे तो रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि रीऑर्डर लेवल हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इन सबको आपस में मल्टीपल करके और माइनस कर लेना है। फिर रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये आपको क्वेश्चन में दोनों बातें मिलेगी। एवरेज स्टॉक मैंने अभी आपको समझाया ही था। और इसी प्रकार से आपके अल्टरनेटिव फार्मूला जो सेकंड पेज पर दिया हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को पहला फार्मूला बताया रीऑर्डर लेवल लीडिंग टाइम इन डेज इनटू यूजेज रेट पर डे प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक माना कितना हमारे पास सेफ्टी स्टॉक में रहता है, हम अपने पास सेफ्टी स्टॉक के रूप में माल रखते हैं। तो लीडिंग टाइम का मतलब है कि डिलीवरी होने में, माल पहुंचने में कितना समय लगेगा, इनटू यूजेज रेट पर डे, प्रतिदिन हमारा कितना क्वांटिटी की कंजप्शन होती है। तो जैसे 24 दिन लगते तो 24 दिन डिलीवरी में लगते तो 24 इंटू
पर डे में अगर दो क्विंटल या 2 टन लगता है तो 24/2 हो जाएगा, प्लस जो सेफ्टी स्टॉक हमारे पास पड़ा है। इसी प्रकार से मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल, मैंने अभी आपको बताया था कि हम इतना माल तो रखते ही हैं कि हमारा कार्य अनवरत चलता रहे, जैसे मिनिमम स्टॉक लेवल कहते हैं। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का ही सेकंड नेम है सेफ्टी स्टॉक लेवल। तो आपका इसका फॉर्मूला कह रहा है यूजेज रेट पर डे, प्रतिदिन आपके कितना कंजप्शन होता है, जैसे 2 टन होते हैं इनटू डेज ऑफ सेफ्टी। डेज ऑफ सेफ्टी भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये है री ऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। री ऑर्डर क्वांटिटी आपने ऊपर पहला फॉर्मूला पढ़ा है, तो जो आंसर होगा उसमें सेफ्टी स्टॉक ऐड कर दीजिए। डेंजर्स लेवल मिनिमम स्टॉक से जब वापस पूरा माल मिनिमम स्टॉक के बाद में जब री ऑर्डर हमने कर दिया है, वह माल नहीं पहुंच पाया है, तो उसके बाद में कुछ ऐसा अपोजिट काउंटडाउन शुरू हो जाता है जिससे कि हमें डेंजर लेवल स्टॉक लेवल का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उसका फॉर्मूला है मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन इनटू मिनिमम री ऑर्डर पीरियड। फिर एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। अब अगला जो ये तो आपको क्वेश्चन में आपको करवाऊंगी, एक चीज़ और मैं इसी के साथ बता देती हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि मैंने अभी बताया था कि 10,000 स्क्वायर फीट लकड़ी की आवश्यकता है, तो 10,000 स्क्वायर फीट हम अगर एक बार में ही खरीद लेते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि हमें 10,000 स्क्वायर फीट के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग की इस पर ज़रूरत पड़ती है, चौकीदार की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए या वो ख़राब लकड़ी नहीं हो इसके लिए कीटनाशक दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये खर्चे बढ़ जाते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 स्क्वायर फीट लकड़ी की अपेक्षा हम केवल 2,000 स्क्वायर फीट 5 बार मंगा लें, या 2,500 स्क्वायर फीट 4 बार मंगा लें, या 5,000 स्क्वायर फीट 2 बार मंगा लें? तो ऐसा कुछ हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अर्थ होता है कि हम ऑर्डर करने के वह क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करें जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रता प्राप्त हो या जितना ज़्यादा हमको फ़ायदा प्राप्त हो। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दे रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इजिकल टू 2A इंटू O अपॉन IC का अंडर रूट। अब इसको मैं बता रही हूँ, 2 आपको फॉर्मूले में दे रहा है। A का मीनिंग है एनुअल कंजप्शन ऑफ द ईयर, फिर O का मतलब है कि जितने भी बार हम ऑर्डर करेंगे उसका किसी हर बार ऑर्डर कॉस्ट लगते हैं, तो ऑर्डर कॉस्ट फॉर पर ऑर्डर, और ये रुपीज़ में लिखना है। ऊपर जो लिखना है एनुअल कंजप्शन वह आपको क्वांटिटी में लिखना है। आई का मतलब होता है इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब होता है कि हम माल को, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि माल को रखने के हिसाब से मेंटेनेंस वगैरह जो कॉस्ट होता है। फिर सी का है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट माना आपकी प्रत्येक इकाई की क्या लागत आई है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के संबंध में भी आपको सारी सूचनाएं क्वेश्चन में अवेलेबल होगी, केवल हमें फॉर्मूला निकालना है और फॉर्मूला पुट ऑन करना है और उसमें संख्याएं रखनी है। इसके बाद में कई बार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास आगे जैसे 10,000 इकाइयों के मंगाने के लिए हमारे पास सारी सूचनाएं अवेलेबल थी और हमारा आंसर आ गया 3,000 या 2,000। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर हमें कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 इकाइयाँ चाहिए, स्क्वायर फीट चाहिए, और हमारा आंसर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है 2,000। तो हम 10,000 में 2,000 का भाग दे देंगे तो हमारी ऑर्डर की संख्या हो जाएगी 5। तीसरा है टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर। अगर हमें 5 बार माल मंगाना है तो हमारे पास महीने तो 12 ही है, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आपके जो भी 2 मंथ 0.4 जो भी आएगा उसके अंतराल में हमें हर 2 महीने 2.4 महीने के अंतर्गत हमें माल बार बार रीऑर्डर करना पड़ेगा। फिर आपको ये कह रहा है कि क्या ऑर्डर कॉस्ट लगेगी, तो जितनी बार हम ऑर्डर करेंगे उतनी बार पर ऑर्डर कॉस्ट होगी उससे मल्टीपल करना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल ऑर्डर कॉस्ट आपके आगे 4th पॉइंट में, और जो कैरिंग कॉस्ट प्रत्येक ऑर्डर पर लगेगी वह आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट का मीनिंग होता है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट माना जो माल रॉ मटेरियल ख़रीदा है
तो उसको प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देनी है। हालांकि ये मैंने अभी आपको दोनों चीज़ें एक साथ में थ्योरेटिकल समझाई है, इनके संबंध में मैं दोनों प्रैक्टिकल आपके सामने कल लेके आऊँगी। थैंक यू।